सोचिए कि दुनिया एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की तरह है और हम सब उसके क्लाइमैक्स में जी रहे हैं। कहानी का विलन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि 75 सालों से दुनिया का रखवाला माना जाने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले वीरान द्वीप से जिसका नाम है ग्रीनलैंड। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो ग्रीनलैंड पर एक मांग से शुरू होती है, दुनिया के सबसे पुराने सैन्य गठबंधन नेटो को तोड़ती है और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब ग्रीनलैंड अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया, अमेरिका के इन इरादों के पीछे की असली वजह क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई एक द्वीप के लिए 75 साल पुरानी दोस्ती और दुनिया की शांति को दांव पर लगाया जा सकता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? मतलब ग्रीनलैंड तो हमेशा से वहीं था, अचानक ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? इसकी शुरुआत होती है इन दस्तावेजों में दिए गए एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं धमकी भरे बयान से। ये बयान ट्रम्प का बताया गया है और इसमें कूटनीति की कोई जगह नहीं है। सीधा सीधा कहा गया है, हमें ग्रीनलैंड चाहिए और हम इसके लिए हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे ग्रीनलैंड को पसंद आए या ना आए। एक मिनट, हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब तो साफ है, सैन्य ताकत, बल प्रयोग। ये कोई खरीदने की पेशकश नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक धमकी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है या मोहल्ले की दादागिरी? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल दादागिरी ही है, और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो भी उतना ही सीधा है। तर्क यह है कि अगर आज अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो कल रूस या चीन कर लेंगे, और अमेरिका अपने पिछवाड़े में इन दो बड़े प्रतिद्वंदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये अपनी सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली एक आक्रामक कार्रवाई है। लेकिन ग्रीनलैंड कोई खाली प्लॉट तो है नहीं कि कोई भी जाके कब्जा कर ले। वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क तो अमेरिका का सहयोगी है, नेटो का सदस्य है। और यहीं से ही ये मामला खतरनाक हो जाता है। डेनमार्क ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन दस्तावेजों के मुताबिक डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक ने ग्रीनलैंड की जमीन पर कदम रखा तो हम पहले गोली चलाएंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। सोचिए, एक नाटो सहयोगी दूसरे नाटो सहयोगी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। अरे बाप रे! और क्या बाकी यूरोप चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड को हाथ लगाया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं उन सब पर यूरोपीय देश कब्जा कर लेंगे। तो ये अब कोई दो देशों के तनाव नहीं रहा, ये तो अमेरिका बनाम पूरा यूरोप होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो साफ है कि स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वही सवाल है, क्यों एक बर्फीले द्वीप के लिए अमेरिका अपने सबसे पुराने और सबसे मजबूत सहयोगियों से दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? इन दस्तावेजों में इसकी क्या वजह बताई गई है? यहाँ लेखक दो मुख्य वजहों की तरफ इशारा करते हैं। पहली वजह सीधी सादी है लेकिन बहुत गंभीर है, पैसा और कॉरपोरेट लॉबिंग। मतलब ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि निजी कंपनियों के मुनाफे का भी है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। वो इसे एक तरह की राज्य द्वारा प्रायोजित डकैती कहती हैं, जहां देश की विदेश नीति और सेना का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हितों के लिए किया जा रहा है। इन दस्तावेजों का दावा है कि अमेरिका की बड़ी तेल और ऊर्जा कंपनियों ने ट्रंप के अभियान में भारी निवेश किया है, और ये एक पैटर्न का हिस्सा है। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब ग्रीनलैंड। अच्छा, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, तेल, गैस और खनिजों के विशाल भंडार। तो एक वजह तो ये पैसे और तेल की है, लेकिन क्या सिर्फ लालच के लिए अमेरिका अपने 75 साल पुराने दोस्तों से दुश्मनी मोल लेगा? मुझे लगता है कहानी इतनी सीधी नहीं है। इन रिपोर्ट्स में जरूर कोई और बड़ी छिपी हुई वजह बताई गई होगी। और वही सबसे बड़ा सवाल है। ये दस्तावेज हमें दूसरे कारण की तरफ ले जाते हैं जो शायद पैसे से भी ज्यादा खतरनाक है। भू राजनीति और 21वीं सदी पर नियंत्रण की लड़ाई। ये लड़ाई है आर्कटिक के लिए। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव? वहां तो सिर्फ बर्फ है। अब नहीं, सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका मतलब है कि एशिया से यूरोप जाने के लिए जहाजों को अब लंबे रास्ते नहीं लेने पड़ेंगे, वे सीधे आर्कटिक से निकल सकते हैं। ये हजारों किलोमीटर और अरबों डॉलर बचाएगा। साथ ही बर्फ के नीचे दबे तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अब एक्सेसिबल हो रहा है। जो भी इस इलाके को कंट्रोल करेगा वो 21वीं सदी के व्यापार और ऊर्जा को कंट्रोल करेगा।
और ग्रीनलैंड इस नए खेल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है। ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है कि इसके पीछे का दांव कितना बड़ा है। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा अटक रही हूँ। मान लिया कि ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है, पर एक द्वीप को लेकर हुआ विवाद इतने पुराने और शक्तिशाली गठबंधन नेटो को कैसे खत्म कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। पहली नजर में बिल्कुल लगता है, और यही बात इन स्रोतों को इतना चौंकाने वाला बनाती है। लेकिन जब आप इसके मैकेनिज्म को समझते हैं तो ये फिल्मी नहीं बल्कि एक तार्किक नतीजा लगने लगता है। इसके टूटने की वजह होगी नेटो की आत्मा, उसका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। यही है ना वो नियम कि एक पर हमला सब पर हमला? बिल्कुल, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये वो वादा है जिसने 75 साल तक यूरोप को सोवियत संघ और फिर रूस से सुरक्षित महसूस कराया है। इसे ऐसे समझिए, नेटो मोहल्ले की सिक्योरिटी वॉच की तरह है, जहां सब ने तय किया है कि किसी एक के घर चोर आया तो सब मिलकर पकड़ेंगे। अमेरिका उस सिक्योरिटी वॉच का सबसे ताकतवर गार्ड है। अच्छा। अब सोचिए, अगर वही सबसे ताकतवर गार्ड खुद ही पड़ोसी के घर यानी डेनमार्क के घर चोरी करने चला जाए तो क्या होगा? अरे, तब तो पूरी स्कीम ही खत्म हो जाएगी। कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, सबको लगेगा कि हमारा रक्षक ही भक्षक बन गया है। एग्जैक्टली, यही नेटो के साथ होगा। जिस पल अमेरिका, एक नेटो सदस्य, डेनमार्क के हिस्से ग्रीनलैंड पर यानी एक नेटो सदस्य पर हमला करेगा, उसी पल आर्टिकल 5 का भरोसा टूटकर बिखर जाएगा। जिन यूरोपीय देशों ने ये सोचकर अपनी सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी थी, उन्हें एहसास होगा कि असली खतरा तो गठबंधन के अंदर से ही आ गया। ये एक ऐसा विश्वासघात होगा जिससे उभरना नामुमकिन है। इन दस्तावेजों के मुताबिक वो पल 75 साल पुराने गठबंधन के अंत का पल होगा। वाह, अब मुझे ये कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है। ये अपने ही जाल में फंसने जैसा है। जो नियम सुरक्षा के लिए बनाया गया, वही नियम टूटने की वजह बन जाएगा। ये वाकई में खतरनाक है। तो चलिए इस डरावनी कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए नेटो टूट गया, उसके बाद की दुनिया कैसी दिखेगी? देखिए, इन दस्तावेजों में इसकी एक बहुत ही अराजक और डरावनी तस्वीर पेश की गई है। स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली उपमाओं का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि नाटो के टूटने के बाद रूस एक बेलगाम घोड़ा बन जाएगा। मतलब उसे रोकने वाली कोई पश्चिमी ताकत नहीं होगी, और वो यूक्रेन के बाद अपनी मनमर्जी से दूसरे पड़ोसी देशों पर भी हावी हो सकता है। और अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका एक छोटा सांड बन जाएगा, यानी एक ऐसी आक्रामक ताकत जिस पर किसी को बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो सिर्फ अपने हितों के लिए काम करेगा, बिना किसी सहयोगी की परवाह किए। और तीसरी तरफ चीन और भारत जैसे देश अपनी गाड़ी का गियर बदल लेंगे। मतलब वे अपनी विदेश नीति और रणनीतियां पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि दुनिया के नियम ही बदल चुके होंगे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दशकों से चली आ रही वैश्विक व्यवस्था, जो अच्छे बुरे नियमों पर चल रही थी, वो पूरी तरह से ढह जाएगी। कोई नियम नहीं, कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब। बिल्कुल, एक तरह का जंगल राज शुरू हो जाएगा, और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा, यहाँ तक कि इंटरनेट, सब कुछ उन नियमों पर चलता है जो इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर नियम ही नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया एक दहशत के माहौल में आ जाएगी, जहां हर देश को ये डर होगा कि कब कौन किस पर हमला कर दे। और ये सब किसी शांत दुनिया में नहीं हो रहा है। इन रिपोर्ट्स में जो बात सबसे ज्यादा डराती है, वो ये है कि दुनिया पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठी है। हाँ, वो एक पूरी चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जरा दुनिया भर में चल रहे तनावों पर नजर डालिए। रूस यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन अगर अमेरिका यूरोप में उलझ जाता है तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को ताइवान पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। सही बात है। एक जगह का संकट दूसरी जगह आग लगा सकता है। यही असली खतरा है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई आपस में भिड़े हुए हैं। उत्तर कोरिया लगातार जापान और दक्षिण कोरिया के ऊपर से मिसाइलें दाग रहा है। मध्य पूर्व में इजराइल किसी भी समय एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार बैठा है। और इन दस्तावेजों में भारत के एक ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि इसे अभी होल्ड पर रखा गया है। ये अपने आप में एक रहस्यमयी और चिंताजनक बात है। ये दिखाता है कि हर प्रमुख शक्ति किसी न किसी संघर्ष में या तो उलझी हुई है या उलझने की तैयारी में है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां तीसरे विश्व युद्ध का मंच लगभग तैयार है। बस एक चिंगारी की जरूरत है।
और इन रिपोर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि ग्रीनलैंड का ये संकट वही चिंगारी हो सकता है। तो संक्षेप में आज हमने जिन स्रोतों पर चर्चा की वे एक ऐसी खतरनाक चेन रिएक्शन की ओर इशारा करते हैं जो ग्रीनलैंड की एक मांग से शुरू होकर नाटो के पतन और एक वैश्विक अराजकता तक जा सकती है। ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जो पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि इन रिपोर्ट्स में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों के पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तरफ आर्कटिक पर नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय हित और दूसरी तरफ तेल और ऊर्जा कंपनियों का कॉरपोरेट लालच। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उठाता है। आज की दुनिया में भू राजनीतिक संघर्षों की गाड़ी कौन चला रहा है? क्या ड्राइवर सीट पर देशों की सरकारें बैठी हैं जो अपने नागरिकों के हितों के लिए काम कर रही हैं, या फिर पर्दे के पीछे से इसे वो शक्तिशाली कॉरपोरेट ताकतें चला रही हैं जिनके लिए मुनाफा ही सब कुछ है? और क्या इन दोनों के बीच की रेखा अब पूरी तरह से मिट चुकी है?